फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम आईएएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हल करने वाले हैं। साथ में प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण करने वाला हूं ताकि आपको दोस्तों जितने भी इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको आप आसानी से हल कर सके। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके पहले हमने भारतीय संविधान के निर्माण और भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित दो वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल किया है। आप मेरे YouTube चैनल पर जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को शामिल किया था? तो दोस्तों, विश्व का पहला देश था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रियम्बल को जोड़ा था। तो आप इसको याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। साथ में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का हम विश्लेषण करने वाले हैं ताकि आपको इन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से भी आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना है, वह संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। यानी संविधान का जो परिचय या भूमिका होती है उसको ही संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल कहा जाता है। हिंदी में दोस्तों कई बार इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रस्तावना में क्या होता है, संविधान का सार छिपा होता है। आप यदि संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आप भारतीय संविधान के सार संग्रह को समझ सकते हैं। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे A.N. पाल्कीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। और दोस्तों, विश्व का अमेरिका एक पहला देश था जिसने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनसे प्रश्न एग्जाम्स में बनने की संभावना है। प्रस्तावना के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे संविधान की परिचय या भूमिका को ही हम संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। और इसमें संविधान का सार छिपा होता है। और संविधान विशेषज्ञ थे N. पाल्कीवाला, जिन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को। और अमेरिका पहला देश था जिसने अपनी संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान सभा ने सबसे अंत में अपनाया था दोस्तों। सबसे बाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। संविधान सभा दोस्तों वह थी जिसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग है दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? और दोस्तों, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की दूसरी बैठक में पेश किया था। और भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है, इसको भी आप याद रखिए। संविधान की जो प्रस्तावना है इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। सत्य कथन है दोस्तों, प्रस्तावना कनाडा के संविधान पर आधारित है। यह दोस्तों असत्य कथन है। और तीसरा कथन है, संविधान का अंग होता है प्रस्तावना। यह भी दोस्तों कथन सत्य है। तो इस तरह से 1 और 3 दो कथन सत्य हैं, दूसरा कथन असत्य है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और विश्व का पहला देश था अमेरिका जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना हमारा जो प्रियम्बल है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट कितनी बार किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को
उल्लेखित किया गया है। और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया है। भारत में संविधान में संशोधन केवल भारत की संसद ही कर सकती है। राज्य की विधानसभाएं संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। और दोस्तों वर्तमान तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसमें एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है और वही संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में लाया गया था। उस समय भारत में आंतरिक आपातकाल चल रहा था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय 42वां संविधान संशोधन लाया गया था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्षता शब्द और अखंडता, इन तीनों शब्दों को शामिल किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो आप इन तीनों शब्दों को याद रखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारा जो संविधान का प्रीएम्बल है वह आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्द को आप रट लीजिए, आप याद रखिए, एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। और इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, जब भारत में आपातकाल चल रहा था, उसी समय यह संविधान संशोधन लाया गया था और इन तीनों शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? हमारे संविधान की प्रस्तावना यह कहती है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अधिकार स्रोत किसको बताती है? भारत के लोगों को। सो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी शब्द नहीं है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन साम्यवादी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी इस तरह से सही उत्तर है। भारतीय संविधान को दोस्तों कब लागू किया गया था? हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। सो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हमारा जो संविधान था उसको संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा निर्मित किया गया। वह प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे बनने में और इसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन भी किया गया था। उसके पश्चात भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संविधान के अधिकार का स्रोत, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। अब भारत की प्रकृति कैसी है? संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन में यह लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य व्यवस्था वाला देश है। यह भारत की प्रकृति है। भारत की प्रकृति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला एक देश है। संविधान के उद्देश्य क्या हैं? प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों न्याय, स्वतंत्रता और समता,
न्याय, स्वतंत्रता और समता, बंधुत्व, यह संविधान के उद्देश्य हैं। यानी लोगों को न्याय मिले, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, आपस में भाईचारा बना रहे, यह संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो हमारी प्रस्तावना के ये 4 मूलभूत तत्व हैं। संविधान के अधिकार के स्रोत, हमारी संविधान की प्रस्तावना के 4 मूलभूत तत्व हैं। संविधान के अधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, भारत की प्रकृति, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। संविधान का उद्देश्य क्या कहता है? लोगों को न्याय मिले, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, सभी लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, आपस में लोगों को समता का अधिकार हो, लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, बंधुत्व हो, और संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान के प्रस्तावना के 4 मूलभूत तत्व हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक संप्रभु देश है, सत्य कथन है। संयुक्त राष्ट्र का डोमिनियन है भारत, असत्य कथन है दोस्तों। भारत अपने सभी मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है, यह भी दोस्तों सत्य कथन है। दोस्तों, संप्रभु वह देश होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती है। और इस तरह से भारत एक संप्रभु देश है, और भारत एक संप्रभु देश है, यह संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। ए और सी कथन सत्य हैं, बी कथन असत्य है। अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो संप्रभु शब्द लिखा है उससे संबंधित, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों भारत एक संप्रभु देश है। और संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक मामलों के निस्तारण के लिए क्या है? स्वतंत्र है। भारत अपने सभी बाहरी मामलों के निस्तारण के लिए भी स्वतंत्र है। भारत किसी देश या संगठन का डोमिनियन नहीं है, ना ही भारत किसी अन्य देश पर निर्भर है। तो संप्रभुता का मतलब यह होता है कि भारत अपने आंतरिक बाह्य सभी मामलों में स्वतंत्र है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है जो भारत को किसी भी प्रकार से दबाव डाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो दोस्तों पहले ही मैंने पढ़ा था, बताया था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वह था 42वां संविधान संशोधन, और जो किया गया था 1976 में आंतरिक आपातकाल के दौरान, जब भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उस समय भारत में 42वां संविधान संशोधन लाया गया, और उस समय प्रस्तावना में दोस्तों, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। उन 3 शब्द में से पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और बंधु अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों समाजवाद 2 प्रकार का होता है। पहला है साम्यवाद, साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जो दोस्तों होता है वो एक राज्य आश्रित समाजवाद होता है। साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है, निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। जैसे कि रूस और चीन साम्यवादी समाजवाद वाले देश हैं। रूस और चीन साम्यवादी समाजवाद वाले देश हैं। तो समाजवाद 2 प्रकार का होता है, साम्यवादी समाजवाद, और दूसरा होता है दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद। इसी समाजवाद को भारत के द्वारा अपनाया गया, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। दोस्तों भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखी जाती है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। भारत के विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, और यही अवधारणा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, और इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। तो समाजवाद 2 प्रकार का होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अभी तक हमारी संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता मौजूद थी। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित थी, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द भी जोड़ दिया गया था। धर्मनिरपेक्षता शब्द का आशय यह है कि जो राज्य है वह धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 दोस्तों यह कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 यह कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है प्रत्येक आदमी को, वह अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, यानी कि राज्य जो सरकारें हैं वह किसी भी धर्म की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य किसी को नहीं कर सकती हैं। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत हमें यह मौलिक अधिकार मिला है। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो या फिर ना हो। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं। आप एग्जाम्स में कई बार यह पूछे गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य प्रमुख के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, कौन सा कथन भारत के राज्य प्रमुख के बारे में सत्य है? दोस्तों, भारत का राज्य प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह कथन सत्य है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह भी दोस्तों कथन सत्य है। और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यह भी दोस्तों सत्य है। भारत में दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जनता उसमें वोट नहीं डालती है। तो इस तरह से दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था से संबंधित। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएं हैं उनको दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। पहली राजशाही है, दूसरी है गणतांत्रिक। राजशाही व्यवस्था में दोस्तों राज्य का जो प्रमुख होता है वह उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है। तो दोस्तों आपने ब्रिटेन में देखा होगा, ब्रिटेन में कौन होता है? महारानी। जो राष्ट्रपति के रूप में वहाँ कार्य करती है वहाँ पर है महारानी। और यह जो राज्य का प्रमुख के रूप में वहाँ की जो महारानी है वह ब्रिटेन की राज्य की प्रमुख हैं। और वहाँ पर उत्तराधिकार के माध्यम से यानी वंशानुगत राजशाही व्यवस्था है। वहीं पर भारत में गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, जिसमें राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन करके आता है। उदाहरण के रूप में अमेरिका और भारत। हमारे भारत का जो राज्य प्रमुख है वह है राष्ट्रपति। और दोस्तों संविधान के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह संविधान के जो हमारी संसद के जो दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इन तीनों ही प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या होता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इन तीनों का उल्लेख है। सामाजिक न्याय दोस्तों यह होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव समान व्यवहार किया जाए, यह सामाजिक न्याय है। यानी समानता का सबको अधिकार मिलना चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय यह कहता है दोस्तों कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति गरीब अमीर है अगर, तो उसको ऐसा ना हो कि आर्थिक कारणों से उसके साथ भेदभाव हो। ठीक है, उसके साथ साथ संपदा और आय की असमानता को भी दूर किया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय यह कहता है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं और विशेषाधिकारों की समाप्ति है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। किसी भी व्यक्ति कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक कारणों से ऊंच नीच नहीं है।
कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। और दोस्तों हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है उसको रूस की क्रांति से हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया है। संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द प्रेरित हैं? तो फ्रांस की क्रांति से दोस्तों हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों को ही हमने संविधान में फ्रांस की क्रांति से लिया है। सो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों स्वतंत्रता, समानता के क्या अर्थ हैं? स्वतंत्रता का यह अर्थ होता है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। प्रत्येक संविधान में अभिव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और उसको विचार, अभिव्यक्ति और उसको विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। समता का अर्थ यह होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। यानी कि कोई भी व्यक्ति को अलग से विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए। कानून के समक्ष, राज्य के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। समता का दोस्तों यह अर्थ है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से संबंधित। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संविधान की प्रस्तावना से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं।